सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ इनॉक्स एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता ही है, आपका लेक्चर सेकंड होने वाला है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की। और पहला लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं पहले यही बोलूँगा कि आप पहला लेक्चर देख लीजिए, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत चीज़ों को डिस्कस किया है। उसमें प्राकृतिक संख्याएं और संख्या रेखा पर जो निरूपण है उसको कैसे निरूपित करते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जाना। पूर्ण संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जाना कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, और दार्शनिक संख्या लेखन पद्धति के बारे में जाना कि दार्शनिक संख्या लेखन पद्धति क्या है और इसमें हम लोग किन किन संख्याओं का उपयोग करते हैं और संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। किसी भी संख्या को जब ये देखा जाता है कि ये बड़ा है या फिर छोटा है, उसकी तुलना कैसे करते हैं। और इन सभी चीज़ों का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाता है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियोज डिस्क्रिप्शन DESCRPTI डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आप वहाँ से एक बार देख सकते हैं, सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और आज जो हमारा टॉपिक है वो ऊपर में लिखा हुआ है, शायद आपको लाइट की वजह से ना दिख रहा हो, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आपके टॉपिक लिखे जाते हैं, आप मेरे साथ साथ उस चीज़ को लिख लीजिएगा। यहाँ पे है आरोही एवं अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते और घटते क्रम। जब आप 5 तक पढ़ते हैं तो आपको बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में पढ़ाया जाता है, लेकिन जब आप 6 में आ जाते हैं तो आपको आरोही और अवरोही के टर्म से वाकिफ होना पड़ता है। तो ये सभी हम लोगों ने जो बात करी थी, ये सभी बातें हमारी प्रीवियस लेक्चर की थी, यानी कि PREVIOUS प्रीवियस लेक्चर जो 1 था उसी का ये सभी पार्ट था। अगर कुछ बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख के आइए, तभी आपको यहाँ पे बहुत सारी बातें समझ में आएगी, अन्यथा आप उस चीज़ से परेशान हो जाएंगे जो बात आपको यहाँ पे समझ में नहीं आने वाला है। आपको लगेगा कि ये तो हमें नहीं आता, ये हम कहाँ से करें। तो इसलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया है सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या देखने को ना मिले। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसीलिए 4 टॉपिक को ही समझाने में, इसी 4 टॉपिक को समझाने में 1 घंटा 10 मिनट का समय लगाया था, और इतने अच्छे तरीके से समझाया था ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आगे आने वाले लेक्चर्स में या फिर एक्सरसाइज में ना हो। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे आगे और जानेंगे आरोही एवं अवरोही क्रम के बारे में कि आरोही और अवरोही क्रम क्या है। अब बात करते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम। ये आपको पहले से पता होगा, आपने क्लास 5 तक इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा और अच्छे तरीके से समझा भी होगा। तो आरोह और अवरोह, आरोह मतलब क्या होता है कि आरोह का मतलब ये समझिए कि आरोह मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा सा ऊपर की ओर। आरोह पर्वतारोही, जो लोग पर्वत पे चढ़ते हैं उसे पर्वतारोही कहते हैं। तो आरोही का मतलब हुआ बड़ा, ठीक है। तो यानी कि बढ़ते क्रम, यानी कि पर्वतारोही लोग जो होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, ये मान लीजिए पर्वत है, ठीक है, और वो यहाँ से ग्राउंड स्टेट से चढ़ना शुरू करते हैं मेरे भाई, वो ग्राउंड स्टेट से चढ़ना शुरू करते हैं। तो ये धीरे 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 ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में ये चले जा रहे हैं। तो आरोही का मतलब हो गया हमारा बढ़ता क्रम। आरोही का मतलब क्या हुआ? आरोही मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। आरोही का मतलब बढ़ता क्रम, ठीक है। और जब आरोही का मतलब बढ़ता क्रम हो जाता है तो अवरोही का मतलब घटता क्रम हो गया, घटता क्रम। अवरोही का मतलब घटता क्रम। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी मेरे अनुसार से। और अब बढ़ता क्रम क्या है? पहला, आरोही क्रम में हम लोग किसी भी संख्या को कैसे लिखते हैं? तो पहला जो नियम है, यानी कि स्टेप फर्स्ट जो है आपका, स्टेप फर्स्ट जो है आपका, वो आपसे क्या कहता है? आरोही क्रम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आरोही क्रम में क्या करेंगे हम लोग? आरोही क्रम में लिखने के लिए, आरोही क्रम साथ साथ लिखते हुए चलिए, मैं समझाऊंगा अभी बाद में। आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले सबसे पहले
सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे या फिर छोटी संख्या को लिखेंगे। तो मेरे दोस्त, आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले सबसे छोटी संख्या पहले सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे और उसके बाद छोटी संख्या और उसके बाद यानी कि पहले सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उससे प्राप्त बड़ी संख्या को उससे और उसके बाद पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे प्राप्य बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को लिखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग आरोही क्रम में लिखना शुरू करते हैं, आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम में लिखना शुरू करते हैं, तो पहले सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। यानी कि सबसे छोटी संख्या, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो जैसे कि हम लोग सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद प्राप्य उससे बड़ी, कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं आपको 15, 17, 212, 9, 18, 5001। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है? मेरे दोस्त? तो सबसे छोटा संख्या 9 है। तो यहाँ पे हम लोग 9 को लिखेंगे, फिर उससे प्राप्य बड़ी, यानी कि 9 से थोड़ा सा बड़ा। तो भैया 9 से थोड़ा सा बड़ा, एक यहाँ पे 15 आ जाता है, एक 18 आ जाता है, एक 17 आ जाता है। तो इन तीनों में 9 से बड़ा कौन है? 9 से बड़ा, बाकी सबसे छोटा होना चाहिए। तो 9 से बड़ा तो हमारा 15 है, और 17 से भी छोटा, ये 2 अंक की संख्या है तीनों। बाकी ये सभी तो 3 अंक में आ जाता है, ये 4 अंक में ही, ये दोनों तो बाद में आएगा, पहले तो यही तीनों आना है। तो 15 आ जाएगा। उसके बाद फिर इससे बड़ा, थोड़ा सा बड़ा ये है, इससे छोटा है, तो 17 को लिखेंगे, फिर 18 को लिखेंगे। उसके बाद अब 212 आ जाता है, तो 212 को लिखेंगे, फिर 5001 को लिखेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9, 15 और फिर 17 और फिर 18 और फिर 212 और फिर 501। यानी कि 9 छोटा है 15 से, 15 छोटा है 17 से, 17 छोटा है 18 से, 18 छोटा है 212 से, 212 छोटा है 5001 से। यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी मेरे दोस्त। तो अभी मैं एक अच्छे से अच्छा वाला एग्जांपल लेता हूँ। ये तो मैंने रैंडम नंबर नहीं उठाया था, ये तो मैंने एक सीरियली वाइज नंबर दे दिया था तुम्हें, तो इसमें तो कोई भी बता ही सकता है मेरे भाई। पहला एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, पहला एग्जांपल की, तो इजी मतलब एग्जांपल। तो एग्जांपल पहला अगर मैं दूं तुम्हें, तो पहला एग्जांपल है 793 188, 793 188, 793 188, 45 और 96 91, 96 91 एवं 1001, एवं 1000 को आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। 793 188 45 9691 और 1000 को मेरे दोस्त आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो आप इसे आरोही क्रम में लिखिए, कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे ध्यान से देखना मेरे भाई, पहले ऊपर का पढ़ो, ये क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप इसे बना सकते हैं। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, इसको ध्यान से पढ़ना मेरे दोस्त। सबसे पहली छोटी संख्या, उसके बाद उससे प्राप्य बड़ी, मतलब जो उससे थोड़ा सा बड़ा हो, और उसके बाद फिर उससे थोड़ा सा बड़ा हो, और फिर जो संख्या की वो उससे थोड़ा सा बड़ा हो, फिर वो संख्या उससे थोड़ा सा बड़ा हो, इसी प्रकार।
तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे सबसे छोटा हमारे पास 45 है। अब देख लीजिए यहाँ पे सब 2 अंक की संख्या है, तो सबसे छोटा 45 है। 45 के बाद हमारे पास आ जाता है 188, तो यहाँ पे हम लोग 188 को लिखेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 793, तो यहाँ पे हम लोग 793 को लिखेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास 1000 को लिखेंगे। और फिर हमारे पास आ जाता है 9691, 9691। यहाँ से समझने में कोई दिक्कत? 45, 188, 793, 1000 और 9691। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 45 जो है मेरे भाई, 45 जो है 45 छोटा है। किससे छोटा है? तो 188 से छोटा है, क्योंकि 45 के बाद जो सबसे छोटी संख्या है वो 188 है। अब ये छोटा है, ये किससे छोटा है भाई? 793 से छोटा है। अब ये भी छोटा है, ये किससे छोटा है? ये 1000 से छोटा है। अब ये भी छोटा है, ये किससे छोटा है? ये 9691 से छोटा है। तो हम लोग इस रूप में भी इसे लिख सकते हैं। और मैंने आपको संकेतों का उपयोग बता दिया है, संकेतों का उपयोग किस जगह कैसे किया जाता है, दो संख्याओं के बीच में किस संकेत का उपयोग होगा, और संख्याओं की तुलना करने के लिए भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। इसलिए मैंने मेरे दोस्त ये बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि पिछला लेक्चर देख के आना है, पिछला लेक्चर देख के आना है। 2 बार 3 बार ये बातें मैं बता रहा हूँ। और जी जब मैं बोलता हूँ कि पिछला लेक्चर देख के आना है, आपको पिछला चैप्टर कंप्लीट करके आना है, तो यकीन मानिए आपको इस लेक्चर में वो चीज़ें बहुत काम आने वाली है। इसलिए मैं बोलता हूँ। और मैंने जब साइंस पढ़ाया था तो मैंने इस बात को भी बोला था कि चैप्टर नंबर 4 तक आप करके नहीं आओगे पिछला चैप्टर, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 5 से अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं, यानी कि लेक्चर को छोड़ के देखते हैं, तो यकीन मानिए चैप्टर नंबर 5 में आपको बहुत समस्या आने वाली है। और बखूबी आपने देखा भी होगा कि हमारे चैप्टर 5 में जो थे कितने टर्म रिलेटेड थे चैप्टर 1 से, चैप्टर 2 से, चैप्टर 6, 7, अभी 8 चल रहा है आपका। आने वाले एक लेक्चर में 8 भी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। आप फटाफट इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग चलेंगे अवरोही क्रम की ओर, अवरोही क्रम की ओर। फटाफट आप इसे नोट कीजिए। बढ़िया है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब स्टेप 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। स्टेप 2, तो इसे मैं जब मिटा देता हूँ तो ही तो स्टेप 2 लिख सकते हैं हम लोग। स्टेप 2, स्टेप 2। अब भैया स्टेप 2 क्या है? स्टेप फर्स्ट आपका क्या था? आरोही क्रम के बारे में। तो स्टेप जो 2 रहने वाला है आपका, वो अवरोही क्रम के बारे में रहने वाला है मेरे दोस्त। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए, 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 अवरोही क्रम में लिखने के लिए पहले सबसे, अवरोही मतलब घटता क्रम, तो पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, बढ़ता क्रम है तो पहले सबसे छोटी संख्या, घटता क्रम है तो पहले सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे घटता क्रम है, ठीक है। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए पहले सबसे उल्टा लिखना है। घटता क्रम है तो सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद यानी कि आप अवरोही क्रम में लिखने के लिए पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे किससे, उस संख्या से
जो सबसे छोटी संख्या, जो बड़ी संख्या है उससे प्राप्य छोटी संख्या को लिखते हैं, प्राप्य छोटी संख्या को लिखते हैं। अब मेरे भाई यहाँ पे समझना कि अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे प्राप्य छोटी, उससे प्राप्य छोटी संख्या। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं इसमें, एक और एग्जांपल दूं आपको, तो यहाँ पे एक संख्या 9, 178, 59, 1010, 59, 1010 और 6001, 59, 6010 है मेरे भाई, यहाँ 6010 और 10,001 एग्जाम्पल यही दिया हुआ है आपकी किताब में। 10,001 को अवरोही क्रम में, तो मेरे भाई यहाँ पे समझना ध्यान से, लिखने के लिए पहले सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है मेरे दोस्त? तो 9 तो नहीं, सबसे बड़ी संख्या 10,001 है, 10,001 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10,001, उसके बाद उससे प्राप्य छोटी, तो इससे थोड़ा सा छोटा कौन है? थोड़ा सा छोटा मतलब इसके बाद छोटी हो लेकिन बाकी सबसे बड़ी हो, तो यहाँ पे तो भैया 6,010 है, इससे छोटा है लेकिन बाकी ये सबसे बड़ा है। जब ये सबसे बड़ा है और इससे छोटा है मतलब प्राप्य छोटी यही हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6,010, उसके बाद फिर इससे थोड़ा सा छोटा 178, फिर इसके बाद इससे छोटा 59, इसके बाद इससे छोटा 9, सबसे छोटा 9 है, सबसे छोटा 9। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10,001 सबसे बड़ा है, 10,001 फिर से छोटी 6,010 है, इससे छोटा 178 है, इससे छोटा 59 है और इससे छोटा 9 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, आपका जैसे मन करे वैसे लिखिए, साइन के साथ लिखने के बाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, चीज़ें समझ में आ जाती है सामने वाले को भी और आपको भी। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, मैंने बहुत बेसिक तरीके से बताया है, तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, 1 मिनट का समय मैं देता हूँ आपको। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलें, तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो किसी संख्या की परवर्ती या फिर पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। परवर्ती मतलब समझ नहीं आ रहा है, पूर्ववर्ती मतलब तो समझ में आ रहा होगा। पूर्व मतलब यहाँ ईस्ट वाला पूर्व नहीं, जिधर से सूरज भगवान निकलते हैं, यहाँ पूर्व का मतलब हुआ पहले, पूर्व मतलब पहले। तो पूर्ववर्ती संख्या यानी कि पहले की संख्या और परवर्ती संख्या मतलब बाद की संख्या। अगर एक भी आपको समझ में आ जाता है तो दूसरा खुद आप समझ लेते हैं। पूर्ववर्ती संख्या दे के रखा है मतलब पहले की संख्या निकालना है, और परवर्ती संख्या दे के रखा है मतलब बाद की संख्या निकालनी है हमें। तो दी हुई संख्या को अगर कोई संख्या में दी गई है तो उसके बाद की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक जोड़ते हैं। और अगर पहले की संख्या निकालना है हमें तो एक घटा दें, यानी कि किसी भी संख्या में एक जोड़ देने पे उसके बाद की संख्या और एक घटा देने के बाद उससे पहले की संख्या निकल जाती है। तो एक फॉर्मूला आता है आपका, फॉर्मूला कुछ नहीं है, समझाने के लिए बेसिक टर्म में मैं बोलूँ कि दी हुई संख्या में अगर आप एक जोड़ देते हैं तो उससे पहले की संख्या निकल जाती है। लेकिन जब आप इतने बड़े हो गए तो एक जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। 9 के बाद कोई पूछे तो क्या करेंगे, 9 के बाद एक जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं, 9 के बाद 10। 1001 के बाद कोई एक के बाद की संख्या पूछे तो क्या बोलिएगा, 1000 दो। अब ये थोड़ी बोलिएगा कि पेन पेपर लाइए एक जोड़ के देखते हैं कितना आता है, नहीं, आप इतना खुद समझ जाते हैं और इतनी गणित सभी को आती है। तो ये एक समझाने का तरीका था ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ, इसलिए। तो अगर परवर्ती संख्या निकालनी है तो उसमें एक जोड़ना पड़ता है और पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है तो उसमें एक घटाना पड़ता है। तो दी हुई संख्या के बाद की संख्या या फिर पहले की संख्या निकल जाती है। तो मैं बात करूं अब अगर पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या की, तो
देखिए यहाँ पे हेडिंग को चेंज कीजिए और इसे मिटाइए। हेडिंग में लगाइए किसी संख्या की परवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या। तो किसी संख्या की परवर्ती या फिर पूर्ववर्ती संख्या, जस्ट वेट फॉर सम मिनट्स, फ्यू मिनट्स। सो हेलो भाई, देखिए तो किसी संख्या की परवर्ती या फिर पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी संख्या की परवर्ती या फिर पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो पहला नियम ये कहता है मेरे दोस्त कि नियम पहला जो है आपका वो ये कहता है, नियम पहला जो है आपका वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि दी हुई संख्या की परवर्ती संख्या अगर निकालना है, दी हुई संख्या की परवर्ती संख्या निकालनी है, दी हुई संख्या की परवर्ती संख्या निकालना है हमें, तो क्या करना है इसमें कि दी हुई संख्या में एक जोड़ देना है, दी हुई संख्या में एक जोड़ देना है। तो यह पहला नियम था आपका। जैसे क्या है मेरे दोस्त, जैसे कि आपका 8,000, जैसे 8,999, जैसे कि 8,999 या फिर 929 कर लीजिए आप इसे, क्योंकि 8,999 में एक जोड़ देंगे तो 9,000 हो जाएगा। कुछ बच्चों का अगर जोड़ कमजोर है तो इसलिए मैंने 8,929 कर दिया, ठीक है। तो 8,929 में जब आप एक देखते हैं तो 8,929 क्या है, 8,929 हमें दी हुई संख्या है, दी हुई संख्या, और इसका हमें परवर्ती संख्या निकालना है, मतलब आगे की संख्या निकालनी है। तो जब हमें इसकी संख्या, आगे की संख्या को निकालना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 8,930 बन जाएगा मेरे भाई। तो ये पहला एग्जाम्पल था आपका कि किस दी हुई संख्या की परवर्ती संख्या निकालने के लिए। अब नियम दूसरा क्या है कि दी हुई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या में निकालना है, दी हुई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या। की पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो दी हुई संख्या में हम लोग क्या करेंगे, एक को घटा देंगे, दी हुई संख्या में एक को घटा देंगे तो दी हुई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या हमारे पास आ जाएगा मेरे भाई। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे इसी एग्जाम्पल को हम लोग ले लेते हैं, 8,929 दी हुई संख्या है तो इसका हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालना है, तो इसमें -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8,928। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक से मैंने आपको बताया है, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करके एक चीज़ मैंने आपको बताया है। और ये कुछ इतना भारी था भी नहीं कि इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हल्का टॉपिक था, एक जोड़ना एक घटाना ये सबको आता है। तो यहाँ तक नोट कीजिए आप।
फटाफट नोट कीजिए। और उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है कि स्थानीय मान कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, स्थानीय मान कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया है आपका, तो चलिए इसे हम मिटा देते हैं, मतलब मैं मिटा देता हूँ इसे और आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। तो संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान, संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान। अब ये भी आता होगा मेरे दोस्त तुम लोगों को, अब तुम लोगों ने 5 पास किया है तो यहाँ पे आए हो तो आता होगा। तो संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, इस बात को समझना कि संख्याओं को विस्तारित संकेतों द्वारा अगर व्यक्त किया जाए या फिर संख्याओं को विस्तारित रूप में प्रकट किया जाए तो उसके स्थान के, उस अंक के स्थान के स्थानीय मान को आसानी से लिखा जा सकता है या फिर स्पष्ट किया जा सकता है। तो इस संख्या में स्थानीय मान निकालने से पहले, ये सीखने से पहले हमें कुछ बातें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए इकाई, दहाई, सैकड़ा वाली गिनती पता होनी चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए टर्म लिख दूं अगर, कि इकाई, इकाई बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, इकाई बराबर क्या होता है, दहाई बराबर क्या होता है, दहाई बराबर क्या होता है, सैकड़ा बराबर क्या होता है, सैकड़ा बराबर क्या होता है, हजार बराबर क्या होता है, हजार बराबर क्या होता है, और 10,000 बराबर क्या होता है, 10,000 बराबर क्या होता है, 1000, 10,000। लाख बराबर क्या होता है, लाख बराबर क्या होता है। तो ये सभी ऐसे ऐसे आप और अभी चलते जाओ नीचे की ओर, तो और सारी बहुत संख्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ करते हुए। तो सबसे पहले इकाई बराबर 1 होता है मेरे भाई, इकाई बराबर 1, दहाई बराबर 1 और 1 शून्य लगा देते हैं, 10 हो जाता है दहाई बराबर। सैकड़ा बराबर 100 होता है। अब सिर्फ शून्य की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, शून्य की संख्या सिर्फ यहाँ से बढ़ना चालू होगा और एक समान रहने वाला है। हजार में एक एक आएगा, 3 शून्य आएगा। 10,000 में 1 आएगा और बाकी 4 शून्य आएगा। लाख में 1 आएगा और बाकी यहाँ पे 4 शून्य, तो यहाँ पे 5 शून्य आएगा। तो ऐसे करते करते आप क्या कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। ऐसे करते करते आप भी आगे जा सकते हैं। तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट थे बेसिक, जो कि आपको बहुत ज़रूरी हो जाते हैं याद रखना, तभी आप स्थानीय मानों को लिख सकते हैं, आप स्थानीय मानों को व्यक्त कर सकते हैं और सवालों को बना सकते हैं। तो इसे मैं क्या कर देता हूँ, इसे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ ताकि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट में से लिखवाने वाला था लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा जरूरी है तो इसलिए मैंने यहीं पे लिखवा दिया। अब एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, एग्जाम्पल, इसमें कुछ लिखने का नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल से आपको समझना है। पहला एग्जाम्पल जो है मेरे दोस्त वो ये है कि 465 में आपको स्थानीय मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि पहले ये देखना है हमें, इकाई, दहाई का गिनती अगर आ रहा है तो 4 किस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 4, और सैकड़ा के स्थान पे सैकड़ा बराबर कितना हो जाता है, 100, तो गुना 100 कर देंगे, ठीक है। और दूसरा संख्या जब लिखेंगे तो बीच में जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, क्यों गुना इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि 4 को 100 से गुना करेंगे तभी तो इसका वैल्यू 400 आएगा। सैकड़ा के स्थान पे सैकड़ा बराबर 100 होता है, तो ये सैकड़ा के स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे कितना है, 4 है, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 400। और ये 60 है, यानी कि ये 465 है। 400 में 60 जुट गया, 65 जुटा, तब तो 465 बना। 400 में 65 को जोड़ने पे ही तो 465 बनता है मेरे भाई। तो 400 में जब हम लोग 65 को जोड़ेंगे तो इसलिए बीच में जोड़ का चिन्ह लगाना है
और 6 किस स्थान पे है, इकाई दहाई के स्थान पे। तो दहाई बराबर कितना है होता है मेरे भाई, तो दहाई बराबर हो जाता है, दहाई बराबर हो जाता है, दहाई बराबर हो जाता है 10। तो यहाँ पे हम लोग गुना 10 कर देते हैं। फिर जब 60 में 5 को जोड़ते हैं तभी तो 65 बनता है, तो प्लस यहाँ पे लगाना है। यानी कि जब दूसरा संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे, एक संख्या निकाले, फिर जब दूसरा संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे हम लोग, तो बीच में प्लस का चिन्ह आएगा और उसके स्थान को देखेंगे वो किस स्थान पे है, तो उस स्थान से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 है तो 5 इकाई के स्थान पे है, तो इकाई कितना हो जाता है 1। आप 1 से गुना कीजिए या फिर नहीं कीजिए, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए तो हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना 100 बराबर 400 प्लस 60 गुना 6 गुना 10 बराबर 60 और प्लस 5 गुना 1 5। तो ये स्थानीय मान है मेरे दोस्त, ये क्या है, स्थानीय मान है। इसमें 5 इकाई के स्थान पे, 6 दहाई के स्थान पे और 4 सैकड़ा के स्थान पे है। 5 इकाई के स्थान पे, 6 दहाई के स्थान पे और 4 सैकड़ा के स्थान पर है। तो 465 में हम लोग 465 का स्थानीय मान यही हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग ऐसे देखें तो 5 गुना 1 बराबर 5 हो गया। अब 6 गुना 10 बराबर 60 हो गया। ठीक है, और 4 गुना 100 बराबर 400 हो गया। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। ये ऊपर वाला ही बात है, बस मैंने अलग अलग अंकों के स्थानीय मान यहाँ पे उसके सामने करके दिखाए हैं। यानी कि ये यहाँ पे 5, ये 6 के लिए अलग है और ये 4 के लिए अलग है मेरे दोस्त। अब मैं एक बड़ा सा संख्या ले लूँ, अगर एक बड़ा सा संख्या ले लूँ और दूसरा एग्जाम्पल जो आपसे ये कहता है कि 78,954, 78,954। तो इसमें क्या करना है मेरे भाई, इसमें ये देखना है आपको, सबसे पहले लास्ट अंक का, सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले लास्ट अंक का देखते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 7 गुना 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, प्लस 8,000 के स्थान पे है तो 8 गुना 1,000, जो 10,000 के स्थान पे उसे 10,000 से गुना करेंगे, जो 1,000 के स्थान पे है उसे 1,000 के स्थान से 1,000 से गुना करेंगे, और प्लस 9 सैकड़ा के स्थान पे है तो 9 गुना 100 कर देंगे, और प्लस 50 5 गुना 10 कर देंगे, क्योंकि 5 दहाई के स्थान पे है तो 5 गुना 10 कर देंगे, और प्लस 4 गुना 1 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 70,000, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8,000, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 900, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से समझना मेरे भाई कि स्थानीय मान अगर पूछ लेता है हमें, तो 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान कितना होता है, तो 4 इकाई के स्थान पे है तो 4 गुना 1 बराबर 4। 5 का स्थानीय मान कितना होता है मेरे भाई, 5 का स्थानीय मान, तो 5 दहाई के स्थान पे है तो 5 गुना 10 बराबर 50। सैकड़ा अगर 9 का पूछ लेगा तो 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, तो 9 किस स्थान पे है मेरे दोस्त, तो 9 है, 9 सैकड़ा के स्थान पे है तो 9 गुना 100 बराबर 900। 8 का पूछ लेगा मेरे भाई तो 8 का भी बता देंगे, 8 का बता देंगे, 8 का बता देंगे। 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8 गुना 1,000 बराबर 8,000। तो ऐसे ऐसे करते करते आप 7 का भी निकाल सकते हैं। 7 का हो जाएगा 7 गुना 10,000, 10,000 बराबर 70,000। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं होगी। आप अगर यहाँ तक आप अच्छे तरीके से समझ लिए हैं तो आने वाला कोई भी सवाल हो तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है, और कितना भी बड़ा संख्या हो तुम आराम से इस चीज़ को निकाल सकते हो, स्थानीय मान निकाल सकते हो, क्योंकि टॉपिक ही इतना आसान है, टॉपिक ही इतना आसान है। इसमें मास्टर की गलती कुछ नहीं है कि वो तुम्हें इतने अच्छे तरीके से समझा रहा है, इसमें मास्टर की कोई अच्छी बात नहीं है। टॉपिक ही इतना आसान है कि तुम्हें हर चीज़ वो समझ में आ जाएगी जो तुम समझना चाहती हो। तो यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, और वो टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा।
तो अब मैं इसे मिटा दूं। तो मिटा देता हूँ। अगला टॉपिक जो आपका होने वाला है वो कोई टॉपिक नहीं है, इसमें हम लोग कुछ अलग चीज़ों को सीखेंगे। तो यहाँ पे अब मैं इन सभी चीज़ों को मिटा देता हूँ। टॉपिक आपका खत्म हो गया और ये चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो भी खत्म हो चुका है। बस कुछ चीज़ें बची हैं, उसे हम लोग जानेंगे। अब देखो मेरे दोस्त क्या होता है, ठीक है। संख्या जो भी हम लोग लिखते हैं, जो भी संख्या को हम लोग लिखते हैं या फिर समझते हैं या फिर पढ़ते हैं, उसे दो तरीकों में लिखा जाता है। एक तरीका जो होता है, हम जिस देश में रहते हैं, भारत में, तो भारतीय तरीका एक होता है, भारतीय संख्या पद्धति उसे कहते हैं। और एक तरीका जो होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। आपने कभी ऐसा सुना होगा कि सरकार ने किसी काम के लिए 5,000 करोड़ रुपये दिए, 5,000 करोड़। तो 5,000 करोड़ ये भारतीय पद्धति में नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में व्यक्त किया जा रहा है। और कभी ये भी सुना होगा कि सरकार ने 1,72,00,000 1,72,00,000 रुपये किसी काम के लिए दिए, तो ये भारतीय संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। तो भारतीय संख्या पद्धति में हम लोग क्या करते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति, हेडिंग यही डाल लो, भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति। अब ये क्या है, एक तरफ हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ हम लोग वर्ग को लिखेंगे, वर्ग। ये वर्ग का हो बे, जिस क्लास में तुम पढ़ते हो भाई उसी को तो वर्ग कहते हैं। स्थानीय मान, लेकिन यहाँ पे दूसरा वर्ग है, स्थानीय मान। स्थान का मान कौन सा है, ठीक है, ठीक है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा। अब देखो भाई, डंटा वगैरह टेढ़ा बन रहा है ना, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं कोई परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं आया हूँ यहाँ पे कि सब कुछ सीधा बना के देने वाला हूँ। तो फिर भी बहुत है, तुम्हारे से तो अच्छा है। वाह, सो ब्यूटीफुल। अब देखो ना, देखना मेरे भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि हम लोग शुरू कर देते हैं, क्या शुरू कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 10 करोड़ रुपया हमने आपको दिया, 10 करोड़। 10 करोड़ से पहले क्या आता है मेरे दोस्त, करोड़ आता है, करोड़ आता है। करोड़ से पहले क्या आता है मेरे दोस्त, 10 लाख आता है, 10 लाख आता है। ये मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, ठीक है। 10 लाख के बाद पहले क्या आता है मेरे दोस्त, लाख आता है, लाख आता है, लाख। लाख के पहले क्या आता है मेरे दोस्त, भैया लाख के पहले तो 10,000 आता है। 10,000 से पहले क्या आता है मेरे दोस्त, भैया उससे पहले 1,000 आता है। 1,000 से पहले क्या आता है, 1,000 से पहले सैकड़ा आता होगा, होगा नहीं, आता ही है। सैकड़ा के पहले क्या आता है, इसमें तो भैया दहाई आता है। ये क्या क्या आप पूछ रहे हो उल्टा पुल्टा करके, अरे भाई समझो मेरे भाई। दहाई के बाद क्या आता है, इकाई आता है। एकदम पक्का यहीं पे पहुंचा मेरे भाई। अब समझना, अब समझना, अब समझना। ये मैं इसे ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये मैं ऊपर, इसे ऊपर लेके जा, अरे सबको लेके चलो, सबको नहीं, सबको नहीं, सबको नहीं, ये बीच में छोड़ रहा हूँ, उसका कुछ कारण है। हाँ, अब ना मेरे भाई इधर समझना ध्यान से। अब समझना ध्यान से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सभी जो आते हैं आपके वो सैकड़ा के अंतर्गत आते हैं, सैकड़ा के अंतर्गत, सैकड़ा के अंतर्गत, सैकड़ा के अंतर्गत मतलब नहीं समझा, नहीं समझ रहे हो, अभी समझोगी लास्ट में। ये 1,000 के अंतर्गत आते हैं, ये दोनों 1,000 के अंतर्गत, क्योंकि ये दोनों में 1,000 आ रहा है। ये लाख के अंतर्गत आते हैं, मतलब लाख के अंदर आते हैं, और ये करोड़ के अंदर आते हैं, ठीक है। लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़। ये हमें समझ में नहीं आ रहा, तो ये तो ठीक है कि इसमें भी लाख आ रहा है, इसमें भी लाख आ रहा है, तो ये लाख हो गया। इसमें करोड़ आ रहा है, इसमें करोड़ आ रहा है, तो ये भी करोड़ हो गया। दो करोड़, दो नहीं, अड़ो, करोड़।
लेकिन वो सैकड़ा आ रहा है, ये तो ठीक है, यहाँ तक सैकड़ा आ रहा है तो सैकड़ा में हो गई, इकाई दहाई सैकड़ा में कैसे आ सकता है भाई? अभी बताऊंगा मैं, अभी बताऊंगा। जैसे 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 मैं एक एग्जाम्पल लूँ, इसमें कॉमा लगाना भी मैं सिखाऊंगा। जैसे कितना है, 8 93 21 784। अब यहाँ पे समझना, इसको भाई हमें भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है, तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे? पहले ना क्या होता है कि सैकड़ा के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं। पहला संख्या, भारतीय संख्या पद्धति में ये है कि पहला कॉमा 3 अंक के बाद, उसके बाद जितने भी कॉमा आते हैं वो 2 अंक के बाद। तो पहला कॉमा सैकड़ा के बाद, इसलिए ये दोनों टर्म, तीनों टर्म सैकड़ा के अंदर आते हैं। तो पहले लिख देते हैं भैया 8, थोड़ा सा अलग अलग लिखना भाई, 93 21 और 784। तो पहला 3 अंक के बाद यहाँ कोमा लगा दिए, फिर 2 अंक के बाद यहाँ लगा दिए, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 के बाद कोमा, लाख 10 लाख के बाद कोमा, यानी कि जैसे जैसे ये दो टर्म पार हो रहे हैं, दोनों रिलेटेड हैं आपस में, तो उसके बाद कोमा। सैकड़ा के पहला कोमा सैकड़ा के बाद, फिर दूसरा कोमा 2 अंक के बाद, यानी कि 1000 के बाद, फिर लाख के बाद, फिर करोड़ के बाद, चाहे 10 करोड़ हो जाए या फिर 10 करोड़ हो जाए, 93 करोड़ हो जाए, कितना भी हो जाए, 2 अंक के बाद लगना, यानी कि पहला कोमा 3 अंक के बाद, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद जो कोमा आएगा वो प्रत्येक 2 अंक के बाद लगेगा, यानी कि पूरा टर्म, एक टर्म पार कर जाने के बाद। तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे? इसे लिखेंगे हम लोग 8 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब ये सब तो लिखने आता ही होगा भाई। 8 करोड़, 8 करोड़ 93 लाख, 8 करोड़ 93 लाख, 93 लाख, 8 करोड़ 93 लाख 21,000, 21,000, 8 करोड़ 93 लाख 21,000 784 तो यहाँ पे हम लोग 8 करोड़ 93 लाख 784 लिखे हैं। यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं। ये भारतीय संख्या पद्धति है मेरे दोस्त। अब अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति की बात करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट कीजिए। एक मिनट का समय दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ये टाइप का है, थोड़ा सा इसमें बनाना पड़ेगा, इसलिए आप इसको थोड़ा सा लिखिए। फटाफट नोट कीजिए मेरे भाई। तो चलिए, आपका हो गया है, तो अब इसे हम मिटा देते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब ना अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति।
अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब ये क्या है, ये भी ना उसी प्रकार का है, ये भी ना उसी प्रकार का है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख देंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे स्थानीय मान, स्थानीय मान। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिख देंगे 100 बिलियन, 100 बिलियन, बिलियन, बाप रे ये कितना बड़ा रुपया है। उसके बाद 10 बिलियन, 10 बिलियन। उसके बाद फिर सिर्फ बिलियन, बिलियन, बिलियन। विलियन और बिलियन अंतर है, विलियन मतलब सॉल्यूशन, बिलियन मतलब रुपया की बात हो रहा है यहाँ पे, बिलियन। उसके बाद 100 मिलियन, मिलियन, 100 मिलियन। उसके बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन। उसके बाद मिलियन, 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 ठीक है। उसके बाद मिलियन। उसके बाद यहाँ पे 100,000, 100,000। उसके बाद यहाँ पे 10,000, 10,000। उसके बाद यहाँ पे 1,000, 1,000। उसके बाद यहाँ पे सैकड़ा, 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 सैकड़ा। उसके बाद यहाँ पे दहाई, दहाई, दहाई। उसके बाद यहाँ पे इकाई, 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 ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरे दोस्त, लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या था समझना इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, या यहाँ पे जो आपका टर्म आ जाता है बिलियन, जहाँ पे बिलियन आ गया आपका, वहाँ की मैं बात कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे हम लोग इधर मिटा देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, ठीक है। ये स्थानीय मान था, ये यहाँ से यहाँ पे ख़त्म होता है, ये यहाँ से यहाँ तक ख़त्म होता है, ये यहाँ से यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। तो ये बिलियन जो है, ये बिलियन के अंदर आता है, बिलियन, बिलियन। ये मिलियन के अंदर आता है, मिलियन, मिलियन। ये 1000 के अंतर्गत आता है, 1000। ये सैकड़ा के अंतर्गत आता है, सैकड़ा, सैकड़ा। तो अब मैं फिर एक पे एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे, जैसे, जैसे क्या था कि वही संख्या है जो मैंने भारतीय संख्या पद्धति में आपको समझाया था, और इसे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है तो इसमें सारे कॉमास 3 अंक के बाद आएंगे, क्योंकि हर सेक्शन में तीन संख्या आ रहा है। जैसे कि सैकड़ा में भी 3, 1000 के अंदर भी 3, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन के अंदर भी 3, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन के अंदर भी 3, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो समझना कि यहाँ पे 8, 9, 3, 3, 2, 1, 7, 8, 4। तो पहला इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद यहाँ पे 89 बचता है हमारा। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो यहाँ पे लिखेंगे 89, 89 मिलियन, 89 मिलियन, 89 मिलियन, 321,000, 321,000, 89 मिलियन
321,700 700 784 चौरासी। दोनों एग्जाम्पल सेम है, लेकिन भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखने के बाद कितना अंतर हो जाता है आप देख सकते हैं। दोनों एग्जाम्पल सेम है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। वो जो था वो भारतीय संख्या पद्धति में था और ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में है। तो फटाफट आप इसे नोट कीजिए, फटाफट आप इसे नोट कीजिए। तब तक मैं ये समझा देता हूँ कि भारतीय संख्या पद्धति में पहला जो कोमा लगता है वो 3 अंक के बाद, सैकड़ा के बाद, और उसके बाद दूसरा कोमा 10,000 के बाद, फिर 10 लाख के बाद, फिर 10 करोड़ के बाद, यानी कि 2 अंक के बाद। पहला कोमा 3 अंक के बाद, दूसरा उसके बाद जितने भी कोमा आएंगे वो 2 अंक के बाद लगना शुरू हो जाएगा भारतीय संख्या पद्धति में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में पहला कोमा भी 3 अंक के बाद, दूसरा कोमा भी 3 अंक के बाद, यानी कि हर कोमा इसमें 3 अंक के बाद आएगा, क्योंकि हर सेक्शन के अंदर 3-3 यहाँ पे आपको वैल्यू देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 1000 के अंदर 1000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है। भारतीय संख्या पद्धति में 1000, 10,000, 100,000 नहीं आता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1000, 10,000 और 100,000 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए, यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए, आपका हो गया होगा, अब इसे मैं मिटा दूं। अब मैं कुछ सवाल आपको देता हूँ, ये टॉपिक खत्म हो गया है, टॉपिक हटा देना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ। पहला सवाल आपकी किताब में क्या है? एक सौ बराबर कितने दहाई होते हैं? 100 बराबर कितने दहाई, डैश दिया मतलब आपको भरना है दहाइयाँ। ठीक है, दूसरा सवाल, 1000 बराबर कितने सौ और कितने दहाई? ठीक है, दहाइयों की संख्या क्या होगी और सैकड़ों की संख्या क्या होगा? ठीक है, तीसरा जो है वो है 1,00,000 बराबर कितने हजार? 1,00,000 बराबर कितने हजार और बराबर कितने सैकड़ा? कितने सौ। ठीक है, और चौथा जो है आपके पास वो है 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर कितने लाख और बराबर कितने हजार? कितने हजार। पांचवा जो है 1 करोड़ बराबर 1
करोड़ बराबर कितने लाख और कितने हजार बराबर कितने हजार, ये आपको भरना है। अब मेरे सामने इसे भरो भाई। इसमें क्या होने वाला, 100 ऐसे निकालना, 100 बराबर कितने दहाई। तो 100 को दहाई में कितना होता है 10, तो डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 दहाई, 100 बराबर 10 दहाई, ऐसे भी गुना कर लो। 10 है और दहाई बराबर कितना होता है, दहाई बराबर 10 होता है, तो गुना 10, 10 गुना 10 बराबर 100। आ गया आपका आंसर। यहाँ पे आपको समझने में कोई समस्या नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल, 1000 बराबर कितने 100, 1000 बराबर कितने 100, 1000 बराबर कितने 100, तो डिवाइड कर दो। यहाँ पे भी 10 आने वाला है हमारा आंसर, तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। अब कितने दहाई पूछ रहा है, तो 1000 बटे दहाई बराबर 10 होता है, तो यहाँ पे 100 आपका आने वाला है, तो यहाँ पे 100 भर दीजिए। 1 लाख बराबर कितने हजार पूछ रहा है, तो 1 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1 लाख बराबर कितना हजार होता है, कितना हजार होता है, तो 1 2 3, 1 2 3, 100, 100 हजार। 1 लाख बराबर 100 हजार। और ये पूछ रहा है कि 100 कितना होगा, 1 लाख बराबर कितना, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना 100 हो जाएगा, तो 2 शून्य 2 शून्य खत्म, 1100 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझ में कोई समस्या। 1 मिलियन बराबर कितना लाख, तो 1 मिलियन इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन। 1 शून्य ज़्यादा हो गया, बराबर कितना लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अब हजार कितना हो जाएगा, तो 1 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा हजार, तो यहाँ पे हजार से डिवाइड कर देंगे तो 3 शून्य 3 शून्य कैंसल, बराबर 1000 हजार हो जाएगा। ठीक है, 1000 गुना 1000 करेंगे, 1000 गुना हजार करेंगे आप लोग 1000, तो आपको मिल जाएगा 1 मिलियन का वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास 1 करोड़ है, 1 करोड़, पहले 1 करोड़ को लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, और बराबर लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1 2 3 4 5, 5 शून्य है, 1 2 3 4 5, 5 शून्य है, बराबर 100 लाख हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 लाख हो जाएगा। अब ये पूछा है कितना हजार हो जाएगा 1 करोड़ में, तो यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे 1 करोड़ बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, बटे में कितना पूछ रहा है हजार, तो हजार, तो 3 शून्य खत्म 3 शून्य खत्म, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो यहाँ पे 10,000 हजार हो जाएगा, 10,000 हजार। 10,000 गुना हजार करेंगे, 10,000 गुना हजार करेंगे आप लोग, तो आपको 1 करोड़ का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसी प्रकार कैलकुलेट करके आपको निकालना है। आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपको इस तरह के सवाल देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार कैलकुलेट करके निकालना है, कैलकुलेट टू फाइंड वैल्यू, टू फाइंड वैल्यू। कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, भाग देना आपको आना चाहिए, बेसिक टर्म है, आपको खुद से दिमाग लगाना आना चाहिए। मैं भी इसमें पहले फंसता था, लेकिन अपने से जब ट्राई किया हूँ तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाया है। आप अपने तरीके से इसे बना के रखिएगा, और आने वाले क्लास में लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जाम्पल को करेंगे, उसके बाद फिर हमारा एक्सरसाइज 1 शुरू हो जाएगा। और कोई भी बच्चा इससे पढ़ सकता है, कोई भी बच्चा, मतलब मैथ को सीखने के लिए कोई भी बच्चा किसी भी बोर्ड से आते हैं आप लोग, स्टेट बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड को मैथ को सीखने के लिए आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे मैथ की बहुत सारी वीडियोज, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और आप लोग एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट थे आज हमारे साथ वो खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। फटाफट नोट कीजिए आप लोग।
तो फटाफट आप आराम से इसे करके रखिएगा इस लेक्चर को अच्छे तरीके से। और बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला लेक्चर और ये जो दूसरा लेक्चर है, इसमें हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होता है। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है। और आपने अगर इतना कॉन्सेप्ट को कर लिया है, इतना कर लिया है, तो आपको आने वाले लेक्चर्स में 1% की समस्या नहीं आएगी। 1-2 सवाल ऐसे आ सकते हैं जो कि आपको थोड़ा परेशान करें, लेकिन वो भी समझाने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। और अगला जो लेक्चर आने वाला है आपका, वो साइंस का आने वाला है। तब तक आप नोट कीजिए, तब तक वो सुना है ना कि हर फूल गुलाब नहीं होता और हर दोस्त वफादार नहीं होता, और यूं तो मिल जाती है हर किसी से। नहीं, रुक जाओ गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे है कि फिर से सुनिएगा, हर फूल गुलाब नहीं होता और हर दोस्त वफादार नहीं होता, और यूं तो मिल जाती है नज़रों से नज़रें, लेकिन हर नज़रों का मतलब प्यार नहीं होता। तो ये था लेक्चर। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और पूरा रिवीजन करके रखिएगा। ये मैथ है मेरे दोस्त, साइंस नहीं। तो मैथ में आपकी प्रैक्टिस ही आपको अच्छी तरीके से चीज़ों कॉन्सेप्ट को समझने और चीज़ों को समझने में मदद करती है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अपने दोस्तों के साथ भी बताइएगा इनॉक्स अकेडमी के बारे में, जो 6-7 में पढ़ रहे हैं। आप अपने रिलेटिव्स के साथ भी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या करना है आपको कि वीडियो को लाइक कर देना है। और जो भी आपको समस्या आती है, आप हमारे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। और जो भी समस्या आपको आ रही है, उसका जवाब आपको जल्द मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, सी यू सुपर सून, मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।